वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ यूनिट 3 दैट इज़ फ्रिक्शन। और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा है फ्रिक्शन, जिसका मतलब है अपोजिंग फोर्स। बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फिगर को अगर ध्यान से देखें तो एक रेड कलर की सरफेस है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की एक बॉडी मूव करना चाह रही है राइट साइड में। अगर ये मूव करने की टेंडेंसी बना रखी है इसने या फिर एक्चुअली मूव कर रही है, तो उसके अगेंस्ट में जहाँ कांटेक्ट है सरफेसेस का, वहाँ पर एक फोर्स डेवलप होता है जो मोशन को अपोज करता है। हमने मोशन राइट बनाया है तो फ्रिक्शन लेफ़्ट आया है। अगर आप मोशन को लेफ़्ट बना देंगे तो फ्रिक्शन राइट आ जाएगा, यानी कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला फोर्स है, इसीलिए हम इसको अपोजिंग फोर्स कहते हैं। और ये कब डेवलप होगा? व्हेन वन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस ऑफ अनदर बॉडी एंड हैज़ टेंडेंसी ऑफ मोशन और एक्चुअली मूविंग ओवर इट। इसका जो रीज़न है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। होता क्या है, जब दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो दोनों बॉडीज़ के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और उसी की वजह से यहाँ पर एक तरह की इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अगर बॉडी आगे जाने की कोशिश कर रही है तो नीचे वाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स उसको खींचते हैं अपनी तरफ और मोशन को अपोज कराते हैं। तो ये हमारा कॉज होगा मोशन का, फ्रिक्शन का। और इसके टाइप्स क्या क्या हैं उसकी बात करेंगे। उससे पहले आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट करें। तो फ्रिक्शन के टाइप्स आ रहे हैं हमारे पास। बेसिकली 3 टाइप हैं। नंबर 1 इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, वो तो होगा ही, विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब बॉडी एक्चुअली मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पर है, उस सिचुएशन में आने वाले फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसके बारे में एक खास बात है कि इसे कहा जाता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ये जितनी नीड होती है उतनी ही वैल्यू को ये डेवलप करता है, तो सेल्फ एडजस्टिंग कहा जाता है। ऐसी नंबर 2 है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इट इज़ अगेन एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एट वर्ज ऑफ मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर वर्ज ऑफ मोशन पर होती है। वर्ज ऑफ मोशन का मतलब है आपने बॉडी में धीरे धीरे टेंडेंसी ऑफ मोशन बनाया है और टेंडेंसी ऑफ मोशन बनाते हुए बॉडी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई है, जिसके बाद फर्दर बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगी। उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं वर्ज ऑफ मोशन, और वहाँ पर आने वाले फ्रिक्शन को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेसिकली हम कह सकते हैं एक तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है और अपने आप को बढ़ाते हुए इंक्रीज करते हुए जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच जाता है उस वक्त हम इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसीलिए इसे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहा जाता है। और उसके बाद बॉडी एक्चुअली मूव करने लगी है, तो अगर मोशन आ गया है तो मोशन की वजह से हम बोलेंगे इसे काइनेटिक या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये हमारा थर्ड टाइप है। मूव होने के 2 तरीके होंगे, जिसको हम कहते हैं या तो स्लाइड होकर होगा, व्हेन वन बॉडी स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर ये बॉडी रोल होकर हो रही है तो फिर हम इसे नाम देंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट करें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। तो बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बात हो गई। अब फ्रिक्शन के कुछ रूल्स हैं हमारे पास जिनकी हमें बात करनी है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर ध्यान रखें। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। होता क्या है आपको पता है, इस फिगर के अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ इसमें वेट होगा mg, तो उसमें अगेंस्ट में आएगा रिएक्शन r। तो बॉडी ना तो ऊपर r की तरफ जा रही है ना फिर नीचे mg की तरफ आ रही है, तो इस केस में हम r = mg ले लेते हैं। हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इस नॉर्मल रिएक्शन या वेट mg के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यह हमारा कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, f प्रोपोर्शनल टू r। प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करते हैं तो इक्वल टू, और साथ में कांस्टेंट आया है जिसमें हमने नाम रखा है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है इसे। फॉर्मूला है F/R। R की वैल्यू mg रख ली हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, तो a m से m कट गया और फॉर्मूला A/g भी बन जाएगा। नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 2, फ्रिक्शन का नेचर है इट ऑलवेज अपोजेज मोशन ऑफ द बॉडी, तो इट ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन।
थर्ड इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, अपेरेंट एरिया जो हमें दिख रहा है, इसके इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम बढ़ा दें या कम कर दें फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो डिपेंड करेगा बॉडी के रफनेस और उसके नेचर पर, यानी कि फोर्स लगाने की एबिलिटी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी वैल्यू का लगाते हैं, रफनेस कैसी है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड रफनेस ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये है हमारे लॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट करें। तो जो ये टर्म आ रही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी अगर हम बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जैसा हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बनाया था, बेसिकली इट इज़ द फैक्टर विच डिसाइड्स द डिग्री ऑफ फ्रिक्शन और इंटेंसिटी ऑफ फ्रिक्शन। हम ऐसा कह सकते हैं म्यू ही डिसाइड करता है फ्रिक्शन फाइनली कितना होगा। म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा है सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के बीच में, फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी, सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में उनके नेचर पर डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतनी ही कम। बाकी दूसरा फार्मूला इसका F/R से है, तो हम वो डेफिनेशन भी दे सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। सेम क्वांटिटी का रेशियो है, फोर्सेस हैं दोनों, इसलिए यूनिट और डायमेंशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके आप चाहें तो नोट करेंगे। आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, सपोज ये हमारे पास ये बॉडी है, इसमें नीचे की तरफ वेट mg होगा, उसके अगेंस्ट में एक नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ बनी है। मोशन आगे है तो फ्रिक्शन पीछे, रिएक्शन r और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट ये ब्लू लाइन से हमने दिखाया है। तो इस रिजल्टेंट ने खुद नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाया, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो फॉर्मूला होता है इसका tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, और थीटा बन जाता है tan इनवर्स म्यू। यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो फ्रॉम फिगर हमें मिल रहा है इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में tan थीटा लेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज PQ, बेस इज OP, तो ये बन जाएगा F/R। F/R इक्वल्स टू बन रहा है म्यू, जिसमें tan थीटा अगर म्यू है तो थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू। इस तरीके से इसको सिंपल लेवल पर डिराइव कर लेते हैं हम। पॉज करके नोट कर लेंगे अगर नीड है तो। आगे बढ़ते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल केस का केस था। अब हमारे पास एक वर्टिकल सिचुएशन, इंक्लाइंड सिचुएशन को भी हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एक इंक्लाइंड प्लेन जिसने प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनाया है अल्फ़ा, इसके ऊपर एक बॉडी रखी है। ये बॉडी इस तरीके से रखी है कि जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन के सिचुएशन, यानी कि वर्ज ऑफ मोशन पर हो जाए। हम पहले भी बात कर रहे थे स्टार्टिंग फ्रिक्शन। इमेजिन करो ये बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है, तो उस वक्त होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे हम इसका एंगल बनाने लगेंगे, इसमें टेंडेंसी आने लगेगी नीचे की तरफ। रीज़न देखते हैं क्या है। जैसे ही इंक्लाइंड एंगल बनाया तो रिएक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन R थी, लेकिन वेट mg था। फिगर की सिमेट्री से अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी 90 डिग्री से ये अल्फ़ा यहाँ पर बन जाएगा। ये एंगल अल्फ़ा सेम होते हैं। mg को अगर हम अल्फ़ा पर रिजॉल्व कर देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। mg को अल्फ़ा पर रिजॉल्व करेंगे तो मिलेगा mg cos अल्फ़ा, और उसके परपेंडिकुलर सिचुएशन में mg sin अल्फ़ा। तो वेट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाता है जो इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यही टेंडेंसी ऑफ मोशन बनाता है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा इंक्रीज़ करने के साथ साथ बढ़ती जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ टेंडेंसी ऑफ मोशन बढ़ता जाएगा, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा जब तक बॉडी एक्चुअली मूव नहीं कर रही है। जैसे जैसे अल्फ़ा बढ़ाएंगे F बढ़ेगा, और F स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन की होने की वजह से एडजस्ट करता रहेगा। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचेगा जहाँ पर बॉडी विल बी एट वर्ज ऑफ मोशन, उस वक्त आने वाले एंगल को हम कह देंगे एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इस सिचुएशन में सब कुछ बैलेंसिंग सिचुएशन में है। mg को रिजॉल्व कर दिया है तो mg cos अल्फ़ा और mg sin अल्फ़ा का इफेक्ट लेंगे। mg cos अल्फ़ा r के अगेंस्ट में है, mg sin अल्फ़ा f को बैलेंस कर रहा है। तो यही बात हमने कही है यहाँ पर एक्सप्रेशन में। ऑन रिजॉल्विंग वेट mg वी गेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट hc mg cos अल्फ़ा एंड इट इज़ बैलेंसिंग नॉर्मल रिएक्शन। तो r इज इक्वल्स टू mg cos अल्फ़ा हो गया। उसके बाद दूसरा आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट mg sin अल्फ़ा। तो mg sin अल्फ़ा यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, इसलिए F इज इक्वल टू mg sin अल्फ़ा। हमने दोनों का रेशियो लिया सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन गया F/R
mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा, जिसमें mg कट गया है तो tan अल्फा बचा है, और एफ अपन आर को हम जानते हैं ये म्यू होता है, तो म्यू इज इक्वल्स टू tan अल्फा हो गया है। ऑल्सो हमारे पास एक रिलेशन है म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा, जो हमने यहाँ से प्रूव किया था, तो इससे ये भी बात प्रूव हो गई है कि tan थीटा और tan अल्फा बराबर है, क्योंकि दोनों म्यू के बराबर है, और इसी से प्रूव हो जाता है कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, और वी कैन से एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज ये बराबर होंगे। तो ये हमारा रिलेशन है, आप इसको चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद ये आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारी एक रफ सरफेस है रेड कलर की, जिसके ऊपर ब्लू कलर की एक बॉडी को रखा गया है, और इसको हम आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, स्मॉल एफ अप्लाइड फोर्स है, इसके अगेंस्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, नीचे की तरफ वेट mg है, ऊपर रिएक्शन r। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में अगर हमें बॉडी को मूव कराना है तो हमारा अप्लाइड फोर्स कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो स्मॉल एफ को कैपिटल एफ रखा, जो कि म्यू आर है लॉज ऑफ फ्रिक्शन से, आर इसमें mg के बराबर है तो म्यू mg हो गया, और इसको आपने एक्सप्रेशन में अगर रख दिया एफ इंटू एस, तो एफ की जगह म्यू mg था, तो म्यू mg इंटू एस, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है म्यू mg एस। इसको भी आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ से पता चल रहा है वर्क डन इज डिपेंडिंग ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगी, जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वर्क डन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ये तो था हॉरिजॉन्टल प्लेन का केस। अब हम देखेंगे वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को मूव कराना है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, मूविंग ए बॉडी अप ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं बॉडी को। तो क्या सिचुएशन है देखते हैं। एक बॉडी है, इंक्लाइंड प्लेन, एंगल थीटा, और mg को रिजॉल्व करेंगे अगर तो आपको पता चल ही रहा है mg cos थीटा, थीटा के साथ वाला, उसके साथ परपेंडिकुलर mg sin थीटा, ऊपर लेकर जाना है तो फोर्स F लगाएंगे, रिएक्शन R के अगेंस्ट में mg cos थीटा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऐसा है हमारे इस केस में, तो F इंटू एस। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम सिचुएशन लगाते हैं, रिजॉल्विंग वेट mg वी गेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा एंड इट इज़ बैलेंसिंग नॉर्मल रिएक्शन R, तो R इज इक्वल टू mg cos थीटा हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा है एंड इट इज़ अपोजिंग अपवर्ड मोशन। तो टू मूव द बॉडी देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है F, वो mg sin थीटा और F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों को बैलेंस करने वाला होना चाहिए। तो mg sin थीटा प्लस F ये हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए एटलीस्ट। यही हमने किया है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस वर्टिकल कंपोनेंट, और ऐसा होना मतलब F इज इक्वल्स टू F प्लस mg sin थीटा। F की वैल्यू की बात करें तो F इज़ म्यू आर बाय लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और mg sin थीटा अपनी जगह पर है। R की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है, तो वो बात हमने यहाँ रख दी है, mg कॉमन हो गया, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा बन गया, और इससे W आ गया mg इंटू में म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा के साथ S। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है वर्क डन का, और इसी को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिगर है इसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इस बार अगर एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है और इंक्लाइंड प्लेन से वो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो रही है, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा एक्सेलरेशन का, उसी को देखना है। तो सिचुएशन पहले की तरह ही देख रहे हैं। इस बार बॉडी को हम नीचे की तरफ मोशन में मान रहे हैं, तो mg sin थीटा इस बार सपोर्ट करेगा मोशन को, और हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसमें ये F को कंसीडर नहीं करना है आपको, ये F नहीं होगा यहाँ पर, F इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में माना है। तो ऑन रिजॉल्विंग वेट mg वी गेट
HC horizontal component mg cos theta. It balances normal reaction, so R is equals to mg cos theta. Vertical component mg sin theta and it provides downward motion. तो जो mg sin theta माइनस एफ होगा वो नेट m में हो जाएगा, इसलिए हमने नेट डाउनवर्ड फोर्स को f को लिखा है mg sin theta माइनस एफ, mg sin theta माइनस म्यू आर, r की वैल्यू mg cos theta और f को हमने स्प्लिट किया m में, तो m यहाँ पर कॉमन होने के बाद कैंसिल हो रहा है और a का हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है g sin theta माइनस म्यू cos theta। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स के इक्वेशंस हैं। ठीक, तो इसके बाद सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल, ऐसा हम कहते हैं क्योंकि इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। तो वही बात की गई है कि जहाँ नीड है वहाँ पर ये हेल्पफुल भी है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हमारा नुकसान भी करता है, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड नेसेसरी इविल। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो दीज आर advantages of friction. Friction is necessary in walking. Without friction it is not possible to walk. Slip हो जाता है हम लोग. Then friction is necessary for movement of vehicles on the road. Static frictional force which makes the acceleration and retardation of the vehicle possible on the road. Then friction is helpful in tying knots and in the ropes and strings. Then we are able to hold anything with our hands with the help of friction only. आप अगर अपने हाथ में बहुत सारा ऑयल लगा कर अगर किसी हैवी वेट को उठाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शन लेस हो गया। इसी तरह से डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में आता है इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी पार्ट्स। देन काइनेटिक फ्रिक्शन वेस्ट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, ज़रूरत नहीं है तो। एज ए पार्ट ऑफ फ्यूल एनर्जी इज ऑल्सो कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑपरेटिंग विद इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। तो ये सारे के सारे हमारे केसेस हैं डिसएडवांटेजेस के। तो जहाँ हमें एडवांटेजेस के फॉर्म में मिलता है हम इसको डेवलप करते हैं, होने देते हैं फ्रिक्शन को, और जहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डिसएडवांटेजेस बना रहे हैं, वहाँ पर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं वो ये आपके सामने हैं। बाय पॉलिशिंग, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ताकि म्यू की वैल्यू को सिलेक्ट किया जा सके, बाय लुब्रिकेशन, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, पॉज करके आप चाहे तो इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। एंड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स एंड बाय स्ट्रीमलाइनिंग्स, ये हमारे कुछ मेथड हैं जिसकी मदद से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग का केस आपने देखा होगा, साइकिल में यूज़ किया जाता है इसे, जहाँ पर भी हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन की सिचुएशन बन रही होती है उसको स्लाइडिंग को ये कन्वर्ट कर देता है रोलिंग में। और स्ट्रीमलाइनिंग मीन्स जो हमारे एयरप्लेन्स या शिप्स की शेप होती है आगे से, ये स्ट्रीमलाइन शेप कहलाता है, जो एयर और वाटर के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये हमारा इंट्रो और डिटेल थी फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में क्या क्या नेसेसिटी होती है, कैसे ये बन पाता है, लेकिन वो सारी बातें करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।